हेलो एवरीवन। आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेम फिगर के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें चार बेसिकली कंपोनेंट होते हैं। चार कंपोनेंट में आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कंपोनेंट होता है आपका कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है एक्सपांसन वाल्व जिसमें कि 2 यूनिट लगे हुए होते हैं। तो इस 2 यूनिट में जो कंबाइंड यूनिट होता है, पहले यूनिट को हम थ्रोटल वाल्व कहते हैं और दूसरे यूनिट को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ओके। और चौथा जो सेक्शन जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, उसे हम क्या कहते हैं, इवोपरेटर कहते हैं। ओके। तो यहाँ पर हर एक एक कंपोनेंट का अपना अलग एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और जैसा कि यहाँ पर ये चारों साइकिल जो हैं, ये चारों साइकिल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं जो कि आप लोगों की स्क्रीन के सामने में है, तो इस डायग्राम के माध्यम से हमें यहाँ पर समझने में काफ़ी आसानी हो रही है। जैसे कि ऑपरेटर में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडोर ब्लोअर लगा हुआ है, ये कंडेंसर के आगे ये ब्लोअर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के माध्यम से समझने में काफ़ी आसानी हो रही है हमें, कि इस फिगर के माध्यम से ये चारों प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके, इसलिए ये फिगर को आप लोगों के सामने में रखा गया है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी बताया, पहला जो कंपोनेंट है कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, एक्सपांसन वाल्व या इवोपरेटर, इसके बारे में हम एक डिस्क्रिप्शन, एक जानकारी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक शॉर्ट में हम इसे और आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपना थ्योरी का कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ में हम इस जो चारों साइकिल है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। जैसा कि मैंने पिछली लेक्चर में और अभी की लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का दोनों का जो प्रायः जो मूलतः जो सिद्धांत है वो दोनों का क्या है, सेम है, एक जैसा है। ओके। तो यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन, हिंदी में इसे हम कहेंगे प्रशीतन का परिचय। ओके। रेफ्रिजरेशन को हम हिंदी में प्रशीतन कहते हैं। ओके। तो रेफ्रिजरेशन होता क्या है, इसके बारे में देखिए यहाँ पर ये जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए ये दिया हुआ है, रेफ्रिजरेशन इज द रिमूवल ऑफ द हीट फ्रॉम ए स्पेस एट लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया गया है कि ये क्या करता है कि रिमूव करता है हीट को किसी भी एक क्लोज्ड सिस्टम से, और उस सिस्टम से रिमूव करने के बाद हीट को क्या करता है, सराउंडिंग में डिस्चार्ज करता है। ओके। और अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स ASRE, रेफ्रिजरेशन इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग एटमोसफियर। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स ASRE एक सोसाइटी है जो कि अमेरिका में है। तो वो क्या बताता है, उसके अनुसार रेफ्रिजरेशन की जो परिभाषा है वो क्या है कि सराउंडिंग से जो तापमान को कम रख सके उसे हम क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहेंगे, है ना। एक क्लोज्ड सिस्टम जो कि सराउंडिंग से तापमान को कम मेंटेन कर सके उसे हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहेंगे। ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का अगर नीचे जाकर के अगर हम बात करें और डेप्थ में अगर हम जाकर के बात करें, तो एक और पॉइंट यहाँ पर आता है जिसे कि हम कहते हैं उसे क्रायोजेनिक्स। ओके। जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स कहते हैं। तो ये क्रायोजेनिक्स के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रायोजेनिक्स इज द साइंस ऑफ द रेफ्रिजरेशन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड द इक्विपमेंट एट वेरी लो टेम्परेचर इन रेंज ऑफ -185 डिग्री सेल्सियस टू एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री केल्विन। ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्रायोजेनिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को -185 डिग्री सेल्सियस तक के हम उसे -185 डिग्री सेल्सियस तक के हम उसे कम से कम टेम्परेचर में हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, या नहीं तो फिर हम उसे 0 डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस केल्विन में भी हम उसे मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए भी।
ओके, तो यही क्रायोजेनिक्स का बेसिक यहाँ पर डेफिनेशन बताया गया है कि क्रायोजेनिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान के मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही कम तापमान में हम मेंटेन करके हम रख सकते हैं। ओके, क्रायोजेनिक्स में। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रोसेस विच आर यूज्ड फॉर कूलिंग, शीतलन करने के तरीके। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द प्रोसेस विच आर यूज्ड फॉर कूलिंग। कूलिंग के कुछ तरीके, तौर तरीके यहाँ पर बताए गए हैं किन किन माध्यम से हम कूल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर। तो पहला देखिए यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कूलिंग विद आइस, आइस रेफ्रिजरेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है इवोपरेशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, है ना। सेकंड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट है एक्सपांसन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, है ना। तो देखिए पहला पॉइंट जो है यहाँ पर कूलिंग विथ आइस, है ना। आइस के द्वारा भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कूल कर सकते हैं या उसके तापमान को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एन आइस रेफ्रिजरेशन इज सोन इन फिगर। यूजुअली आइस रेफ्रिजरेशन कंसिस्ट्स ऑफ एन इंसुलेटेड कैबिन विथ अ ट्रे और टैंक एट द टॉप फॉर होल्डिंग आइस पीसेस और ब्लॉक स्लीव्स एंड। ये देखिए यहाँ पर ये जो कूलिंग विद आइस जो बताया जा रहा है ना, इसमें बेसिकली रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये रेफ्रिजरेटर का यहाँ पर डायग्राम है आप लोगों के स्क्रीन में, जिसमें कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आइस ट्रे है, जिसमें कि फ्रीज़र की हम कहते हैं, और जिसका कि बेसिक जो टेम्परेचर जो रहता है वो -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उसके नीचे स्लीव्स रहते हैं जिनका कि तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और यहाँ से क्या लगा रहता है, ऊपर में एक फ़ैन या ब्लोअर लगा हुआ होता है जो कि कोल्ड एयर को सर्कुलेट करता है और हॉट एयर को बाहर की ओर डिस्चार्ज कर देता है। ओके, तो ये क्या हो गया, आइस के माध्यम से कूल करने का तरीका हो गया, ठीक है, कोल्ड एयर, ये आइस रेफ्रिजरेटर हो गया। दूसरा है यहाँ पर पॉइंट कूलिंग विथ वेपोराइजेशन और वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जैसे कि उड़नशील द्रवों की वाष्पीकरण द्वारा शीतलन, मतलब कोई भी गर्म बॉडी है उसे अगर हमें कूल करना है तो उसके ऊपर में हम ऐसे फ्लूइड्स को डालें जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसके भी कारण से क्या होगा, ये कूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि कम तापमान जो जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, वैसे सब्सटेंस को हम उस पर्टिकुलरली बॉडी पर हम डालेंगे तो उसका तापमान ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ वॉलेटाइल लिक्विड्स एब्सॉर्ब देयर लेटेंट हीट of vaporization from the space or substance which is to be cooled, called source of heat, and give to the coolant in the cooler or condenser called sink of heat, and again become liquid. In this way they transfer the heat from the space to the cooled space. Okay, for example evaporation of moisture from the skin surface of man helps to keep him cool. Desert wax used to keep drinking water cool, ठीक है। मेथड्स ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल स्नो, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ बेसिक यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरीके से हम कूल रख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमें कूल करना है तो उस ऑब्जेक्ट्स का जो भी तापमान है उससे कम तापमान वाली चीज़ों को उस ऑब्जेक्ट पर अगर हम ड्रॉप करें तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली तापमान ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक आयरन का पीस है, अगर मान लीजिए कि उसका तापमान अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, और अगर उसके ऊपर में अगर 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर को अगर हम स्प्रे करें, है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आयरन का जो बार है उसका भी 50 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस में आकर के ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं, जैसे कि हमें जो स्वेटिंग होता है, हमें इंसानों को जो पसीना आता है उसके कारण से इंसान का जो शरीर है वो क्या होता है, कूल होता है। अपने आप को टेम्परेचर को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करता है, स्वेटिंग करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है इवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन सरफेस ऑफ अ मैन हेल्प्स टू कीप हिम कूल। ओके, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है डेजर्ट बैग यूज्ड टू कीप ड्रिंकिंग वाटर कूल, है ना। जो गर्मियों के समय में जो पानी की बोतलों का यूज़ किया जाता है पानी पीने के लिए, तो उसके बाहर में भी हम देखते हैं कि कॉटन का क्लॉथ लपेट दिया जाता है और उसमें पानी डाल दिया जाता है, तो उससे भी जो पानी जो अंदर रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये जनरली ट्रक ड्राइवर लोग करते हैं, अपने गाड़ी के आगे रेडिएटर के आगे में इसे लटका देते हैं, तो जिसके कारण से कि जो उनका पीने ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा
ठंडा हो जाता है। ये गर्मी के दिनों में अक्सर ड्राइवर करते हैं, रेडिएटर के आसपास में लटका देते हैं अपने जो ड्रिंकिंग वाटर की जो बॉटल्स होती हैं उसे सामने में हैंग कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है, देखिए मेथड ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल स्नो। तो आर्टिफिशियल स्नो के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ठंडा रख सकते हैं। जैसे कि थर्माकोल का एक बॉक्स जैसा आता है जो कि मेडिकल शॉप वाले भी करते हैं, जैसे पल्स पोलियो के लिए जो पिलाने के लिए आते हैं, तो उसमें क्या रहता है, थर्माकोल का एक छोटा सा चैम्बर जैसा रहता है जिसमें कि आइस डाल दिया जाता है और उसके अंदर में छोटे छोटे इंजेक्शन या कुछ ऐसे मेडिसिन उसमें रख दिए जाते हैं। तो ये क्या रहता है, आर्टिफिशियल स्नो रहता है जो कि उन सब पर्टिकुलरली मेडिसिन का तापमान को एकदम लो मेंटेन करके रखता है। ओके, यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपांसन ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द कंप्रेस्ड एयर इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली इट प्रोड्यूस्ड कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कंप्रेस्ड गैस को अगर आप एक्सपांड करेंगे तो उसके कारण से भी वहाँ पर क्या होगा, ठंडकता आपको महसूस होगी। जैसे कि आप स्प्रे देखे होंगे, परफ्यूम स्प्रे, तो परफ्यूम स्प्रे क्या होता है, जैसे ही आप परफ्यूम स्प्रे को जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो बॉटल जो रहेगा वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं, आप सभी के पास में अवेलेबल होगा घरों में स्प्रे परफ्यूम। तो बॉटल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों बॉटल ठंडा होता है, क्योंकि जो स्प्रे के अंदर में जो लिक्विड जो भरा हुआ होता है वो किस फॉर्म में रहता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है। ओके, जिसके कारण से आपको क्या होता है, वहाँ पर आपको ठंडकता का एहसास होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टेम्परेचर इज मच मोर बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द स्पेस टू बी कूल्ड। दिस प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ गैस और वेपर, है ना, गैस और वेपर के साथ में इस प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, वेपर मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ प्रशीतन उत्पन्न करने के विभिन्न विधियों के नाम बताइए, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक मेथड्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिसके कारण से कि हम किसी भी पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर आइस रेफ्रिजरेशन। ठीक है, हिंदी में हम इसे आइस रेफ्रिजरेशन ही कहते हैं। दूसरा है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। ठीक है, जिसमें कि हम आइस तो रहता है बट वो बहुत ज़्यादा कूल रहता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा कूल रहता है। ठीक है, तो उसे हम ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन कहते हैं। ठीक है, वो बहुत ही सूखा किस्म का रहता है। अगर आप बर्फ़ को अगर आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में रखेंगे तो वो मॉइस्ट ना होकर के वो एकदम ड्राई रहता है। आप ऐसा देख सकते हैं आपके फ्रीजर के अगल बगल में ऐसे आइस के कुछ वहाँ पर सस्पेंडेड होंगे आपके फ्रीज़र के अगल बगल में, आप ऐसा देख सकते हैं जो कि ड्राई किस्म का आइस दिखेगा। आप उसे देख करके पहचान जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, या उसे टेक्निकल टर्म में हम सैचुरेटेड आइस भी हम कहते हैं। ठीक है, अब उससे ज़्यादा वो कूल नहीं हो सकता, इसीलिए हम उस पर्टिकुलरली एक सेगमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं, सैचुरेटेड। ओके, थर्ड पॉइंट है लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन, है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि गैस को हम यूज़ करते हैं जो कि लिक्विड अवस्था में रहता है, बट जैसे ही वो लिक्विड से हम उसे बाहर की ओर स्प्रे करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण से भी वो क्या करता है, ठंडकता वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी परफ्यूम का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके माध्यम से क्या होता है, जैसे आप किसी कंप्रेस्ड सिलेंडर के अंदर में कंप्रेस्ड अगर आप लिक्विड भर के रखे हैं और जैसे सिलेंडर से अगर आप डिस्चार्ज करेंगे उस लिक्विड को तो सिलेंडर क्या होगा, ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण से भी जो ठंडा होता चला जाएगा तो उस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी और अदर ऑब्जेक्ट्स को कूल करने के लिए। ठीक है, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, ये भी एक टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, और सिक्स्थ में है गैस थ्रोटल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये कुछ बेसिक टाइप के रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं। सेवंथ है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने पढ़ा है, आज की क्लास के स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा है कि VCR साइकिल, है ना, और 8th वाला भी हम लोग आगे की यूनिट में पढ़ेंगे, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VAR साइकिल। ठीक है, और ये है एयर एक्सपांसन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें कि हम एयर के ज़रिए हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। ये जनरली आपको इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पंज आयरन, है ना, स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज़,
ऐसे ब्लास्ट फर्नेस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये सब में आपको एयर एक्सपांसन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। हीट इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओके, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो ये बेसिकली जो 10 टाइप्स के जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में आपको बताया गया है, ये बेसिकली वेरियस मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। रेफ्रिजरेशन मतलब कि एक सिस्टम में कम से कम तापमान को मेंटेन करके रखना, उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम कहेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन, प्रशीतन का उपयोगों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स आर यूज्ड, है ना। पहला है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, उसे हम क्या कहेंगे, देखिए कितने प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं, उन्हें नामांकित करिए, उनका नाम बताइए, है ना। तो सबसे पहला रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम देखते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे कि हम घरेलू प्रशीतन निकाय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल साइज़ का होता है। फिर उसके बाद है कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये जनरली बेसिकली होटल पर देखने को मिलेगा या बड़े किसी शॉप में देखने को मिलेगा, डेयरी फार्म में आपको देखने को मिलेगा कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसे हम मीडियम साइज़ का हम बताते हैं। और है आपका इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये बहुत ही बड़े पैमाने का होता है इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि एक छोटे कोल्ड स्टोरेज के बराबर भी आप बोल सकते हैं। इसे हम लार्ज साइज़ कहते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ओके, तो ये 3 बेसिकली टाइप के रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ पर बताए गए हैं। अब आगे देखें तो ये है 5 एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, 5 अलग अलग प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। तो देखिए पहला है क्या प्रशीतन के 5 उपयोग लिखिए, है ना। तो प्रशीतन के क्या 5 उपयोग हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 उपयोग यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, है ना। पहला ये क्या करता है, कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एयर कंडीशन के माध्यम से या रेफ्रिजरेशन के माध्यम से जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, कंफर्ट फील करता है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रिजरेशन, तो दूसरे पॉइंट पर जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, मिल्क आइटम्स हैं, डेयरी आइटम्स हैं या नॉनवेज आइटम्स हैं, तो वो सब आइटम्स को हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन का भी उपयोग करते हैं। ओके, थर्ड है कोल्ड स्टोरेज, है ना। कोल्ड स्टोरेज मतलब कि हम किसी भी मटेरियल को, जैसे कि गुड़ हो गए, है ना, लाल मिर्च हो गई, इमली हो गई, या कहना चाहिए ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं जिसे कि हम एक लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में हम डाल देते हैं, जिसका कि उत्पाद तो एक समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पैदावार तो एक समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट एट दैट टाइम उसे हम उतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका यूज़ क्या होता है, धीरे 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 करके उसका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इमली, है ना, टर्मेंट, है ना, तो ये क्या होता है, 12 टन अगर प्रोड्यूस हो गया किसी जगह पर, लेकिन हर महीने उसका जो उपयोग है वो कितना होगा, 1 ही टन का है। तो 12 टन अगर एक साथ अगर उसको देखिए, हर महीने हमेशा तो ये उगता नहीं है, हमेशा तो प्रोड्यूस होता नहीं है, एक बार साल में एक बार प्रोड्यूस होता है, 12 टन में प्रोड्यूस हो गया। अब उस 12 टन को क्या करेंगे, उस महीने 1 टन तो यूज़ हो गया, मान लीजिए हम सप्लाई कर दिए, अदर स्टेट सप्लाई कर दिए, अदर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कर दिए, है ना, इधर उधर हमने सप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 टन। अब बाकी के जो 11 टन है उसे हम क्या कर देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में हम स्टोर कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी डिमांड आते जाती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, फार्मर और कस्टमर के बीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जो कोल्ड स्टोरेज रहता है। देखिए फार्मर का भी वेस्ट होने से बचा रहता है और कंज्यूमर्स का भी, जो कस्टमर्स हैं उनको भी ये रेट को बहुत ज़्यादा हाई होने से बचा देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट होने की वजह से अगर मान लीजिए कि इमली का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो डिमांड जब बढ़ेगा और मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसका कीमत भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो उसको वो सुरक्षित करता है, उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज। चौथा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। तो बहुत से मेटल्स जो होते हैं जिन्हें कि स्टेटलाइज किया जाता है लो टेम्परेचर में, ऑपरेशन से पहले हम उसे स्टेटलाइज करते हैं लो टेम्परेचर में। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया या वायरस रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो जीवित रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो सब जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं। तो इसलिए उन्हें स्टेटलाइज करने के लिए हम हॉट प्रोसेस तो करते ही हैं, बट मोस्टली हम ऑपरेशन से पहले कोल्ड प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है।
तो पांचवा है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, है ना। हम घरेलू उत्पाद के लिए भी हम अपने खाद्य पदार्थ को खराब ना हो इसलिए भी हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 5 अलग अलग प्रकार के यूज़ बताए गए हैं कि किन किन प्रकार से हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हम यूज़ करते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए सुखदायी वातानुकूलन निकाय लिखा हुआ है। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट विच इज़ कंफर्टेबल टू द मेजोरिटी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग इज यूज्ड फॉर रेसिडेंस, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्योरिटी, एयर मेंटेन एंड नॉइज लेवल करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कंफर्ट एयर कंडीशनिंग होता क्या है इसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो उसी के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि जो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग होता है ये 5 अलग अलग चीज़ों को मेंटेन करता है। पहला टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दूसरा ह्यूमिडिटी मतलब एयर के साथ में जो मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है उसे भी ये मेंटेन करता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना मॉइस्चर कंटेंट को नॉर्मल एयर से। एयर की प्योरिटी को भी ये मेंटेन करता है, एयर के मूवमेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करना है कि बहुत ज़्यादा धीमे फ्लो करना है। नॉइज़ लेवल को भी ये करेक्ट करता है, जैसे कूलर में या फैन में एक नॉइज़ आता है बट एयर कंडीशन में नॉइज़ नहीं आता है, ठीक है। सेल्फ कंटेन्ड एंड रिमोट एयर कंडीशनिंग यूनिट, है ना। रिमोट एयर कंडीशनिंग यूनिट मैंने आप लोगों को बताया है, स्प्लिट एयर कंडीशन को ही रिमोट एयर कंडीशनिंग यूनिट यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। सेल्फ कंटेन्ड एयर कंडीशनिंग यूनिट जो रहता है ये एक असेंबल्ड रहता है। विंडो एयर कंडीशन को हम सेल्फ कंटेंट बोलेंगे और रिमोट एयर कंडीशन को हम स्प्लिट एयर कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है विंडो एयर कंडीशन ऑल कंपोनेंट्स आर इन वन बॉक्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ कंटेंट एयर कंडीशन बोलेंगे। रिमोट एयर कंडीशनिंग में इन दिस टाइप एयर कंडीशन यूनिट इज कंडेंस यूनिट एंड हीटिंग। ये देखिए यहाँ पर स्प्लिट एयर कंडीशन को यहाँ पर रिमोट एयर कंडीशनिंग बोलेंगे। क्यों बोलते हैं रिमोट एयर कंडीशनिंग, क्योंकि अलग अलग चैम्बर पे यहाँ पर बना हुआ रहता है, एक बहुत दूर रहता है दूसरे वाले से, है ना। इंडोर यूनिट कमरे के अंदर रहता है तो आउटडोर यूनिट कमरे के बाहर रहता है, ठीक है। नाम भी इनका ऐसे ही लिखा गया, आउटडोर मतलब ये बाहर की ओर रहेगा, इंडोर मतलब ये अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस। क्या क्या उपयोग हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के। पहला है आइस मेकिंग प्लांट, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आइस बनाने के काम आता है, सेंसिबल हीट को रिमूव करता है और 0 डिग्री सेल्सियस में से लेकर के आता है और बर्फ़ बनाता है। बर्फ़ बहुत से सेक्टर्स पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आइस का बहुत सारे जगह पर यूज़ किया जाता है, बहुत से इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं आइस के, डोमेस्टिक यूज़ भी रहते हैं, मेडिकल यूज़ भी रहते हैं, बहुत से यूज़ रहते हैं आइस के, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग को, जो खाद्य पदार्थ हैं उसे एक लंबे समय तक के बचा करके रखने के लिए, उनका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, स्मेल, फ्रेशनेस, ये सारी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज में भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का हम उपयोग करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, जिसे कि हम शीत संग्राहक हम कहते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है, जिसे कि हम परिवहन भी कहते हैं। तो एयर कंडीशन का उपयोग बसेस में यूज़ किया जाता है ह्यूमन कंफर्टेबिलिटी के लिए, रेलवे में यूज़ किया जाता है, कार में यूज़ किया जाता है, पैसेंजर शिप्स में यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है और आपका सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड द कंफर्ट एंड ट्रांसपोर्ट पेरिसेबल आइटम्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, मतलब पैसेंजर्स के लिए कंफर्टेबिलिटी के लिए भी, और मटेरियल्स की एक अच्छे रख रखाव के लिए भी हम टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ताकि अगर मटेरियल अगर टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस्ड है, अगर प्रेस रहता है टेम्परेचर से, अगर उसका कोई रिश्ता नाता है, तो भी हम उसे एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हम उसे सेट करके अवेलेबल कराएंगे, ओके। अब देखिए चौथा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है निर्माण एवं धातु का उष्मा उपचार, ठीक है। द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज ऑब्जेक्शनेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स बिकॉज इट्स केमिकल एक्शन विल बी विद द मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मेटल्स हैं जिसे कि हम कूल करके ही रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, मेडिकल के कुछ टूल्स रहते हैं जिसे कि हमें ठंडा करके ही रखना होता है, उनकी क्वालिटी, उनके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करके रखने के लिए,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला लिखा हुआ है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन, है ना, प्रशीतन का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहला, अलग अलग प्रकार के आपको रेफ्रिजरेशन के टाइप्स बताने हैं, उसके क्लासिफिकेशन बताने हैं। तो पहला है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, जो कि बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, जो कि 1/20 टन से लेकर के 1/5 टन तक के का रहता है। ये टन क्या रहता है, टन का मतलब ये होता है अगर 1 टन की अगर बोलें कि इस पर्टिकुलर एयर कंडीशन का 1 टन की कैपेसिटी है या इस रेफ्रिजरेटर की 1 टन की कैपेसिटी है, इसका मतलब कि वो 24 घंटों में 1 टन के मटेरियल को 0 डिग्री सेल्सियस में अचीव करने के लिए कैपेबल होता है, उसे हम कहते हैं 1 टन की कैपेसिटी, है ना। अगर 1.5 टन बोल रहे हैं तो मतलब कि 1.5 टन के मटेरियल को, ठीक है, 1.5 टन के मटेरियल को 24 घंटे के अंदर वो 0 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर सकता है, उसे हम 1.5 टन कहेंगे। 2 टन मतलब कि वो 2 टन के मटेरियल को 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए कैपेबल है, सक्षम है, उसे हम 2 टन का कैपेसिटी बोलेंगे। तो सिमिलरली देखिए 1/20 टन से 1/5 टन तक के का रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है, जो कि हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर पर काम करता है। कंप्रेसर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ रेसिप्रोकेटिंग होते हैं, है ना, कुछ हर्मेटिकली सेमी हर्मेटिकली सील्ड होते हैं, कुछ फुली हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर्स होते हैं, ठीक है। ये टोटली मोटर बेस्ड रहते हैं। तो ये हो गया डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स। फिर उसके बाद है कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर सिस्टम। इसमें आपको बहुत बड़े साइज़ के रहते हैं, है ना, जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स भी रहते हैं, टेम्परेचर को अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग रखने का भी फीचर्स इसमें रहता है। इसका साइज़ एक बेसिकली मीडियम रहता है। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन ये बहुत बड़े साइज़ के रहते हैं। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन मतलब कि रेफ्रिजरेटर नहीं बोल सकते, ये क्या करते हैं कि हम 2-3 कमरों को हम लेते हैं, रूम रहते हैं 10x10 10x12 के 3-4 रूम रहते हैं, और उस रूम में हम क्या करते हैं, उस रूम को हम एज ए रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत से आजकल छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज होने लग गए हैं, जैसे जो फ्रोज़न आइटम होते हैं ना, कॉर्न हो गए, चीज़ हो गए, बटर हो गए, है ना, ये जो इटालियन आइटम्स होते हैं, चाइनीज़ आइटम्स होते हैं, चाउमीन हो गए, है ना, बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ आजकल मटेरियल अवेलेबल हैं, जैसे पिज़्ज़ा के, बर्गर के। तो ये सब क्या करते हैं कि ऐसे कोल्ड स्टोरेज, छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज शॉपकीपर्स बना करके रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना करके रखे हैं, जो कि 2-3 कमरे का कोल्ड स्टोरेज रहता है, और फिर वो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। जैसे कि किसी भी एक पर्टिकुलरली जगह पर ऐसा एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बना देंगे, और फिर वो छोटे छोटे अलग अलग होटल्स पर या पार्टी जहाँ पर हो रही है उन जगह पर सप्लाई करते हैं। तो ऐसे टाइप को एक मीडियम स्केल हम सप्लायर हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये बहुत बड़ा होता है ना। जैसा कि यहाँ पर आप आइस प्लांट देख सकते हैं, ब्रेवरेजेस, अल्कोहल्स प्लांट देख सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी में, केमिकल प्लांट्स में देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिफाइनरी, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़े साइज़ का होता है, ठीक है। बेसिक लॉ ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, फर्स्टली द गैस एंटर्स इन कंप्रेसर। देखिए ये वाली चीज़ को मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझा देता हूँ। ये जितना भी थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए ये प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। देखिए सबसे पहला मैंने आज की लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहला होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर में क्या होता है, गैस, देखिए गैस अंदर की ओर जा रहा है और लो प्रेशर में जा रहा है, फिर उसका गैस बाहर की ओर निकल रहा है और प्रेशर क्या हो जा रहा है, इसका बहुत ही हाई हो जा रहा है। फिर उसका एक कंडेंसर में जा रहा है, गैस में कन्वर्टेड है और प्रेशर हाई है। कंडेंसर में क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जैसे ही कंडेंसर मतलब कूल होने का काम हो रहा है, कंडेंसर क्या थ्रोटल वाल्व में क्या, तो ये केवल लिक्विड को आगे की ओर जाने दे रहा है, गैस को ये रिटर्न बैक कर दे रहा है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब में क्या, तो प्रेशर को ड्रॉप कर दिया और लिक्विड में है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड जो है इवोपरेटर में क्या, अब इवोपरेटर में जाने के बाद क्या करेगा, जो सिस्टम के अंदर की जो गर्मी है, सिस्टम के अंदर का जो तापमान है उसे वो एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड से वो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके। सिस्टम को अंदर से तो कूल कर देगा पर खुद क्या हो जाएगा, अपने फेस को वो चेंज कर देगा। क्यों चेंज करेगा, ये सभी लोगों आप लोगों को मैंने बता चुका है कि जैसे आप गर्म लोहे में अगर आप पानी डालते हो तो पानी तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो लोहा है वो भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो बस यही यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, सिस्टम के अंदर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके खुद अपने फेस को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। भाई फेस चेंज करने में भी तो उसको एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी कहाँ से ले रहा है, उसी सिस्टम से ले रहा है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके।
फिर ये जो है गैस जो बना है तो ये गैस यहाँ पर आ गया और प्रेशर क्या है, लो है। फिर अगेन ये साइकिल ऐसी कंटिन्यूसली चलते रहता है, गैस कंप्रेसर में जाएगा, प्रेशर उसका हाई होगा, फिर कंडेंसर में गैस से लिक्विड बनेगा, फिर थ्रोटल वाल्व में लिक्विड आगे की ओर जाएगा, गैस जो रहेगा कंडेंसर में चला जाएगा, फिर कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर ड्रॉप होगा, लिक्विड रहेगा, लिक्विड जो है ऑपरेटर में जाकर के लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। अगेन कंप्रेसर में गैस जाएगा, उसका प्रेशर ड्रॉप रहेगा स्टार्टिंग में, बट जब एग्जिट होगा, जब डिस्चार्ज होगा कंप्रेसर से, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सिमिलरली ऐसी साइकिल चलता रहेगा। आप ये डायग्राम को बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर हर किसी का नॉमेनक्लेचर का नाम लिखा हुआ है। G डिनोट्स फॉर गैस रेफ्रिजरेंट, L डिनोट्स फॉर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, P डाउनवर्ड मतलब लो प्रेशर, P अपवर्ड मतलब अप प्रेशर, और ये वाला साइन ऑफ कन्वर्जन बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, क्या कन्वर्ट हो रहा है गैस से लिक्विड, किसका प्रेशर लो हो रहा है, ये है एक रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वर्किंग मीडियम होता है। इस साइकिल में अलग अलग जगह पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम आगे का जानकारी लेंगे। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।